Hi everyone, please subscribe my channel and hit the bell icon so that you can receive my new video on time. Today we are talking about compatibility testing or cross match. Today teaching aims to understand the principle of cross match, procedure and significance of the compatibility test, and to understand the procedure of cross matching in special circumstances. Now, अब compatibility testing की main purpose क्या है? Selection of safest blood component for transfusion. तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर करेंगे तो हमारी ये प्रायोरिटी होंगी कि हम सेफेस्ट ब्लड को रिसिपिएंट तक प्रोवाइड करेंगे, रिसिपिएंट को ट्रांसफ्यूज कर लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करेंगे विद एक्सेप्टेबल डोनर रेट्स एंड सर्वाइवल रेट। और हमारी ये प्रायोरिटी होंगे कि हम डोनर जो सेल्स है इनकी सर्वाइवल रेट को इंक्रीज कर ले रिसिपिएंट में एंड विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ रेसिपिएंट रेड सेल, रेसिपिएंट रेसिपिएंट। और हमारी ये भी प्रायोरिटी होंगे कि हम जो रेसिपिएंट के रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय ना हो। तो हम ट्रांसफ्यूजन अगर कर लेंगे तो एचबी के लिए करेंगे। अगर ट्रांसफ्यूजन हम कंपैटिबल ना करें तो वहाँ पे रिएक्शन होगा, तो इस पेशेंट के एचबी और भी कम होगा और बाकी बहुत से कॉम्प्लिकेशन होंगे। और अगर रिएक्शन स्ट्रांग होंगे तो डेथ के चांसेस भी ज्यादा होंगे। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, एबीओ कंपैटिबिलिटी को हम कंफर्म करेंगे कि नॉर्मली तो हम ब्लड ग्रुप करेंगे डोनर का और रिसिपिएंट का, लेकिन फिर भी कंपैटिबिलिटी जो क्रॉस मैच है इसमें ये हम कंफर्म ब्लड है और डोनर के जो ब्लड है ये दोनों कंपैटिबल है कि नहीं। डिटेक्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज। और हम ये भी देखेंगे कि रेसिपिएंट की बॉडी में कोई अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज प्रेजेंट ना हो जो ट्रांसफ्यूजन के बाद रिएक्शन काज करें। अब इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस मैच क्या है कि रूटीन ब्लड ग्रुपिंग इन्वॉल्व ओनली एबीओ एंड आर। अगर आप देख ले तो रूटीन ब्लड बैंक में सिर्फ रूटीन ब्लड ग्रुपिंग में सिर्फ एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप हम परफॉर्म होंगे। अदर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम नॉट मैच रूटीन। अब बाकी डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जिस तरह केल है, केट है, डबी ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है, लेकिन इनके लिए ब्लड ग्रुप में रूटीनली टेस्ट अवेलेबल नहीं है ताकि हम स्पेसिफिकली इन ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट कर सकें। क्योंकि ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है तो इसलिए हम ज्यादातर पेशेंट में अगर केल है तो ज्यादातर पेशेंट केल पॉजिटिव होंगे, बहुत रेयर पेशेंट केल नेगेटिव होंगे। इसी तरह केट है, डफी है, तो ये बहुत रेयर है इसलिए हम इसका रूटीनली ब्लड ग्रुपिंग नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। Though antibodies to minor antigen are rare occurrence, they can cause transfusion reaction। और अगर इस माइनर ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो रिसिपिएंट में तो फिर भी रिएक्शन होगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। क्रॉस मैचिंग बिटवीन पेशेंट सीरम एंड डोनर सेल्स विल डिटेक्ट एंटीबॉडी टू अदर ब्लड ग्रुप इफ प्रेजेंट। अब अगर हम क्रॉस मैच करेंगे तो रिसिपिएंट की हम सीरम लेंगे और डोनर के सेल्स लेंगे, इन दोनों को हम मिक्स कर लें तो हम एंटीबॉडीज डिटेक्ट करेंगे जो माइनर ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अगर सपोज डोनर के पॉजिटिव है और रेसिपिएंट के नेगेटिव है और के जो रेसिपिएंट है ये ऑलरेडी केल पॉजिटिव को एक दफा एक्सपोज हो चुका है, तो अगर हम अगेन केल पॉजिटिव ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे तो रिएक्शन होगा। तो इसलिए हम क्रॉस मैचिंग करेंगे। एक को हम कहेंगे मेजर क्रॉस मैच और एक को हम कहेंगे माइनर क्रॉस।
तो मेजर और माइनर में डिफरेंस क्या है? मेजर क्रॉस मैच में हम डोनर से सेल्स लेंगे और रेसिपिएंट से सीरम लेंगे और इनका रिएक्शन करेंगे और रेसिपिएंट में हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करेंगे। माइनर क्रॉस मैच में हम टेस्ट डोनर सीरम विद रेसिपिएंट रेड सेल टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज इन डोनर प्लाज्मा। अब माइनर क्रॉस मैच में हम डोनर के प्लाज्मा में और सीरम में हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करेंगे कि डोनर के प्लाज्मा में ऐसा एंटीबॉडी प्रेजेंट ना हो जो रेसिपिएंट के आरबीसी पे एक्ट करके वहां पे रिएक्शन काज करे और आरबीसी डिस्ट्रॉय। तो रूटीनली हम मेजर क्रॉस मैच करेंगे, माइनर क्रॉस मैच इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे डोनर से रेसिपिएंट में तो 250 ml प्लाज्मा इसमें ज्यादातर होंगे। तो 250 ml प्लाज्मा में अगर जितने एंटीबॉडीज होंगे जब ये एक रेसिपिएंट के ब्लड में जाएंगे, रेसिपिएंट के सर्कुलेशन में जाएंगे तो ये वहां पे डाइल्यूट होंगे तो इतना रिएक्शन काज नहीं करेंगे। तो इसलिए हम माइनर क्रॉस मैच रूटीनली नहीं करेंगे। ये हम कौन सी कंडीशन में माइनर क्रॉस मैच करेंगे? जब रिएक्शन हो जाए तो रिएक्शन के बाद हम देखेंगे कि डोनर के प्लाज्मा में स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी तो प्रेजेंट नहीं था, तो इसलिए हम माइनर क्रॉस मैच करेंगे। एक है इमरजेंसी क्रॉस मैच, ये भी जस्ट लाइक मेजर क्रॉस मैच है बट इमीडिएट एंड परफॉर्म इन अ सिंगल ट्यूब। नॉर्मली क्रॉस मैच हम एक ही ट्यूब में भी कर सकते हैं, 2 ट्यूब्स में, 3 ट्यूब्स में एंड 4 ट्यूब्स में हम क्रॉस मैच परफॉर्म करेंगे। अब अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो मेरे इमरजेंसी कंडीशन में हम सारे स्टेप एक ही ट्यूब में परफॉर्म करेंगे। इसको हम कहेंगे इमरजेंसी क्रॉस मैच। अब इसमें हम बॉडीज को या एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अब अगर एक रेसिपिएंट है हम ब्लड इशू करेंगे तो ब्लड इशू करने से पहले हमारे फर्स्ट स्टेप क्या होंगे? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट। Phlebotomist, nurse, technician, doctor must confirm recipient ID from the patient file. Full patient name and hospital number ये आपने करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। नेम ऑफ द फिजिशियन ये भी होना चाहिए। द सैंपल शुड हैव, अब जो भी सैंपल आया है क्रॉस मैच के लिए इसमें ये क्वालिटी होना चाहिए। पेशेंट नेम इसमें होना चाहिए, लेकिन ये जो सैंपल पे नेम है इसी तरह नेम रेसिपिएंट पे भी होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन ये भी उस पे होना चाहिए, सैंपल पे और रेसिपिएंट पे। फ्लेबोटमिस्ट इनिशियल्स भी होना चाहिए ट्यूब पे और रेसिपिएंट पे। ऑल ऑफ दिस शुड बी ऑन द रिक्विजिट फॉर्म एंड द सैंपल, ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ये सैंपल पे भी होना चाहिए और रिक्विजिट फॉर्म में, रिक्वेस्ट फॉर्म में भी होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ डोनर सेल फॉर क्रॉस मैच, तो अगर हम क्रॉस मैच स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 ट्यूब्स लेंगे और सबसे पहले हम सेलेक्ट एप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ ब्लड, ब्लड बैंक से हम एप्रोप्रिएट यूनिट को सेलेक्ट करेंगे और इस ब्लड को हम चेक करेंगे। इस पे हम डोनर आईडी देखेंगे, ब्लड ग्रुप हम चेक करेंगे, एक्सपायरी डेट एंड हेमोलिसिस और लीकेज भी हम चेकआउट करेंगे। अब हम उसी ब्लड बैंक से टेक ब्लड फ्रॉम अ ब्लड बैंक से हम ब्लड लेंगे। वॉश रेड सेल विद सेलाइन 3 टाइम एंड प्रिपेयर 5% सस्पेंशन। अब इसी के लिए हम जो डोनर ब्लड बैंक है इससे हम ब्लड लेंगे, उसी ब्लड को हम 3 टाइम वॉश करेंगे नॉर्मल सेलाइन से और फिर हम 5% सस्पेंशन बनाएंगे, या 5% या 3%। अब हम 5% सस्पेंशन किस तरह बनाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
अगर ये 5% है तो इट मीन्स क्या, अगर हम माइक्रोलीटर में लेंगे तो 95 माइक्रोलीटर सेलाइन होगा और 5 माइक्रोलीटर वॉश सेल्स होंगे, तो 5% सोल्यूशन बनेंगे। लेकिन ये बहुत स्मॉल अमाउंट है, इससे आगे क्रॉस मैच वगैरह परफॉर्म नहीं होगा, तो इसलिए हम इनको कन्वर्ट करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 माइक्रोलीटर हम सेल्स लेंगे और 950 माइक्रोलीटर हम सेलाइन लेंगे और इनको मिक्स करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे 5% सस्पेंशन। क्रॉस मैच शुड बी परफॉर्म्ड इन द फॉलोइंग फेजेस। एक है सेलाइन फेज, और सेलाइन पार्लर डिवाइड है रूम टेम्परेचर पे और 37 सेंटीग्रेड। At 37 सेंटीग्रेड ओनली सेल एंड सीरम, अब ट्यूब में ओनली सेल्स और सीरम प्रेजेंट होंगे। थर्ड में एल्बुमिन फेज है और फिर AHG एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन फेज। सेलाइन फेज एट रूम टेम्परेचर में हम क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर में हम डिटेक्ट ओनली IgM एंटीबॉडीज हम डिटेक्ट कर सकते हैं, रिएक्टिव एट 22 सेंटीग्रेड। अब अगर रूम टेम्परेचर है तो रूम टेम्परेचर पे हम IgM एंटीबॉडीज कोल्ड एंटीबॉडीज है तो इसको हम 22 सेंटीग्रेड पे डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट IgG एंटीबॉडीज है जो 37 पे रिएक्टिव है, वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, सेलाइन फेज में हम पेशेंट सीरम लेंगे, 2 ड्रॉप्स हम सीरम लेंगे और 1 ड्रॉप्स हम डोनर सेल्स लेंगे, इनको मिक्स करेंगे सेलाइन फेज में, सिर्फ सेलाइन फेज में 5 मिनट्स के लिए रखेंगे और फिर 30 सेकंड के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें एग्लूटिनेशन आया है कि नहीं। अगर एग्लूटिनेशन आया है, प्रेजेंट है, तो फिर आप फर्दर स्टेप नहीं करेंगे और इस ब्लड को आप कहेंगे कि ये इनकम्पेटेबल ब्लड है। अगर सेलाइन फेज में एग्लूटिनेशन प्रेजेंट नहीं है तो इट मीन्स कि ये, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब आप जो सेलाइन सेकंड सेलाइन फेज है, थर्मल फेज है, आप वो 37 सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेट करेंगे 30 मिनट के लिए या 35 मिनट्स के लिए, और फिर देखेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे 30 सेकंड के लिए और देखेंगे कि एग्लूटिनेशन हुआ है कि नहीं। अब सिर्फ थर्मल फेज में, अब हम सेलाइन फेज की बात कर रहे हैं। सेलाइन फेज में, थर्मल फेज में 37 सेंटीग्रेड पे हम डिटेक्ट ओनली IgM एंटीबॉडी रिएक्टिव एट 37 सेंटीग्रेड। इसमें हम ओ एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकेंगे जो 37 सेंटीग्रेड पे रिएक्टिव है और IgM, और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट IgG एंटीबॉडीज रिएक्टिव एट 37 डिटेक्टेड। और इसमें हम जो IgG एंटीबॉडीज हैं और वो तो ऑलरेडी वार्म एंटीबॉडीज है, 37 पे रिएक्टिव है, तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकेंगे। एल्बुमिन एंड AHG फेज। अब एल्बुमिन फेज में आप क्या करेंगे, हम वही 2 ड्रॉप्स हम सीरम लेंगे, रिसिपिएंट से 1 ड्रॉप हम डोनर सेल्स सस्पेंशन से हम सेल्स लेंगे और इनमें हम 2 ड्रॉप्स एल्बुमिन डालेंगे और इसको इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 30 to 35 मिनट्स। अब इस कंडीशन में ये जो एल्बुमिन है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एल्बुमिन जो क्रॉस मैच में यूज होंगे, ये बोमिन काउ एल्बुमिन है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो जो सेल्स में नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है तो अगर हम एल्बुमिन डाल लें तो एल्बुमिन पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आरबीसी के दरमियान जो जीटा पोटेंशियल फोर्स है इनको डिक्रीज करेंगे और सेल एक दूसरे के साथ नजदीक आएंगे, तो एग्लूटिनेशन होगा। तो इस कंडीशन में हम कौन सी एंटीबॉडीज डिटेक्ट करेंगे,
सिर्फ IgG एंटीबॉडीज हम डिटेक्ट करेंगे इस फेज में। अब हमने इंक्यूबेट की 37 सेंटीग्रेड पे 35 मिनट्स के लिए। फिर हम इनको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 30 सेकंड के लिए और देखेंगे कि एग्लूटिनेशन हो चुका है कि नहीं। फिर अगर नो एग्लूटिनेशन तो फिर हम वही ट्यूब को हम 3 टाइम वॉश करेंगे। 3 टाइम जब हम वॉश कर ले तो इससे एल्बुमिन रिमूव होगा। सेलाइन भी हम रिमूव करेंगे। सिर्फ एक बटन बाकी रह जाएगा ट्यूब के बॉटम में। फिर हम 2 ड्रॉप्स एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन डालेंगे, 30 सेकंड के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे और फिर देखेंगे कि एग्लूटिनेशन है कि नहीं। अगर एग्लूटिनेशन और हेमोलिसिस ये दोनों पॉजिटिव इनकम्पैटिबल कंसिडर होगा। अगर एग्लूटिनेशन है या हेमोलिसिस है तो दोनों आप इनकम्पैटिबिलिटी को में काउंट करेंगे। तो अगर आपने एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन डाल दी तो एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन 2 एंटीबॉडीज की हम नॉर्मल कह रहे हैं कि IgG एंटीबॉडीज जो है ये इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज है, तो ये वैसे एग्लूटिनेशन काज नहीं कर सकती। तो इसके लिए हम एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन डालेंगे। एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन मीन्स कि जो एंटीबॉडीज है इस एंटीबॉडीज के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज है, तो ये एंटीबॉडीज 2 एंटीबॉडीज के दरमियान ब्रिज बनाएगा। तो अगर ये 2 एंटीबॉडीज के दरमियान ब्रिज बनेंगे तो एग्लूटिनेशन होगा। तो इस लास्ट एल्बुमिन फेज में हम एल्बुमिन और AHG फेज में हम IgG एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करेंगे, वार्म एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करेंगे और इसी तरह ये क्रॉस मैच के होल स्टेप्स। और फिर ये जो सिनारो आप लोगों के सामने है कि हम 2 ड्रॉप पेशेंट सीरम डालेंगे, डोनर RBC डालेंगे 1 ड्रॉप और यहाँ पे हम एल्बुमिन डालेंगे 2 ड्रॉप्स और इंक्यूबेट करेंगे 37 सेंटीग्रेड पे। फिर हम ये सेंट्रीफ्यूज करेंगे 30 सेकंड के लिए और देखेंगे कि एग्लूटिनेशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम 3 टाइम वॉश करेंगे। जब हम 3 टाइम वॉश कर लें तो इसके बाद हम 2 ड्रॉप AHG हम डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो अगर एग्लूटिनेशन है तो ये इनकम्पैटिबल ब्लड है, हम ये ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। अगर एग्लूटिनेशन नहीं है तो इट मीन्स कि कंपैटिबल ब्लड है और आप ट्रांसफ्यूज कर सकें। सीरोलॉजिकल क्रॉस मैच, अब इसमें ये जो फेजेस हैं सेलाइन फेज और AHG फेज। तो इम्पोर्टेंटली सेलाइन फेज में हम ABO इनकम्पैटिबिलिटी को देखेंगे। जिस तरह हम कहेंगे कि ABO ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज हैं ये IgM इन नेचर है, IgM इन नेचर है और ये स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज है। इसको हम एग्लूटिनिन एंटीबॉडीज भी कहेंगे, ये स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन काज करेंगे। तो ये हम डिटेक्ट करेंगे सेलाइन फेज में और AHG फेज में हम क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज जो RH के अगेंस्ट होंगे, डपी, किट एंड अदर माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेंगे वही एंटीबॉडीज हम AHG फेज और एल्बुमिन फेज में डिटेक्ट करेंगे। पॉइंट टू रिमेंबर, रिजर्व रेसिपिड सीरम जो डोनर रेड सेल सेगमेंट पर अभी अब आपने क्रॉसमैच वगैरह की ब्लड आपने इशू की तो इसके बाद आप जो सैंपल है पेशेंट के सैंपल है ये आपने 1 वीक के लिए और डोनर के सेल्स ये आपने 1 वीक के लिए स्टोर करना है, प्रिजर्व करना है। However, breast sample of the patient is needed after 48 hours of transfusion। ये किस लिए है? अगर आप सपोज अगर कंपेटिबिलिटी क्रॉस मैच आपने क्रॉस मैच करेक्टली परफॉर्म की लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे रिएक्शन हो जाए तो फिर आप ये दोबारा करेंगे कि कहाँ पे मसला हुआ है। तो इसके लिए आप ये सैंपल रखेंगे। डू नॉट विथड्रॉ सैंपल फ्रॉम द आईवी लाइन और आपने प्लेबॉटमिस्ट आईवी लाइन से सैंपल को विथड्रॉ नहीं करना है। क्रॉस मैचिंग फॉर प्लेटलेट एंड प्लाज्मा, अब हम ये कह रहे हैं कि हम प्लाज्मा और प्लेटलेट के लिए क्रॉस मैच करेंगे कि नहीं। तो हम
डोनर में ये बात याद रखिए कि जब भी हम ट्रांसफ्यूजन और कंपैटिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आप माइंड में रिमेंबर कर लें कि डोनर में हम एंटीजन को देखेंगे कि डोनर में कौन से एंटीजन है और रिसिपिएंट में हम एंटीबॉडीज को देखेंगे। तो अब अगर हम प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज करेंगे तो प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडीज डोनर में होंगे लेकिन वही एंटीबॉडीज हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस वजह से आप ब्लड ग्रुप टू ग्रुप आप फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट देंगे लेकिन क्रॉस मैच करने की जरूरत नहीं। नो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग रिक्वायर्ड फॉर प्लेटलेट एंड प्लाज्मा कंपोनेंट्स। ओनली ABO मैचिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के लिए ABO मैचिंग रिक्वायर्ड है। एक्सेप्शन, अब ये एक एक्सेप्शन है। अगर प्लाज्मा में या प्लेटलेट में एक यूनिट में 2 ml से ज्यादा RBC की कंटामिनेशन हो तो फिर आप इसके लिए कंपैटिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करें। प्रॉब्लम इन क्रॉसमैच में कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं? तो मोस्टली आपको करेक्ट सैंपल आइडेंटिफाई करना है। जिस तरह अगर रिक्विजिशन फॉर्म इनकम्प्लीट है या सैंपल हेमोलाइज्ड है या क्लॉटेड सैंपल है तो फिब्रिन क्लॉट विच में फॉर्म कैन बी मिस्टेकन फॉर एग्लूटिनेशन। अगर क्लॉटेड सैंपल है और आप इसी से आप क्रॉस मैच परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप ये क्लॉट आप वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कहेंगे कि ये ग्लूटिनेशन है लेकिन असल में ये ग्लूटिनेशन नहीं होंगे। आइडियल रिक्विजिशन फॉर्म कि इसमें सारे डॉक्टर नेम वगैरह यूनिट सारे सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और ये इंफॉर्मेशन ट्यूब पे भी प्रॉपरली लेबल होंगे। इनकम्प्लीट रिक्विजिशन फॉर्म कैसा होंगे, जिस तरह अगर ये एक रिक्विजिशन फॉर्म है तो इस पे कंसल्टेंट के नेम वगैरह साइन वगैरह नहीं है, यहाँ पे सिग्नेचर भी नहीं है, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट रिक्विजिशन फॉर्म है। यहाँ पे जो नंबर है, ये ट्यूब पे जो नंबर है ये भी इसी के सेम नहीं है। अब यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर कंपोनेंट। अब यहाँ पे अगर ये रिक्वेस्ट फॉर्म आप देख ले तो यहाँ पे ब्लड कंपोनेंट लिखा हुआ है, प्लेटलेट रैंडम डोनर प्लेटलेट 15 यूनिट्स इमीडिएट को रिक्वायर्ड है और इस पेशेंट की प्लेटलेट काउंट 210 है। तो नॉर्मली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में प्लेटलेट काउंट 150 से 450 तक है लेक। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी इसका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है और ये फिर भी कह रहा है कि इसके लिए 515 का कंपोनेंट 15 यूनिट्स आप इशू कर लें। तो ये क्या है, इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। क्रॉस मैचिंग, अब स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हम क्या करेंगे, जिस तरह अगर इमरजेंसी कंडीशन में है और हमें इमीडिएटली ब्लड रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ब्लड ग्रुप ORH नेगेटिव पे एक RBC हम ट्रांसफ्यूज करेंगे। ग्रुप ORH नेगेटिव पे एक RBC। अगर मिनट्स तक टाइम है तो हम ABO और RHD टाइप ये ब्लड ग्रुप हम करेंगे। अगर टाइम विद इन हावर है तो फिर हम ABO और RHD टाइप ये भी करेंगे। If unit are issued without cross-match, take written consent of physician, complete cross-match after issue। अब अगर पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में है तो डॉक्टर खुद यहाँ पे आप डॉक्टर से साइन लेंगे कि अगर कोई रिएक्शन वगैरह हो जाए तो इसका रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर होंगे। तो इसके लिए आप इससे साइन लेंगे और आप ब्लड इशू करेंगे। अब आपने एक दफा अगर आपने ब्लड इशू भी की तो आप क्रॉसमैच के जो प्रोसीजर है ये आप फॉलो करेंगे और क्रॉसमैच आप कंप्लीट करेंगे। अगर सपोज आपने ब्लड इशू की और फिर भी आपने
क्रॉस मैच के दौरान वहाँ पे एग्लूटिनेशन आ जाए और आप कहेंगे कि ये ब्लड तो इनकम्पैटिबल है, तो जो ब्लड वो कैरी करेंगे वार्ड पे और फिर वहाँ पे ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो इसमें टाइम तो लगता है। तो इसी दौरान आप डायरेक्टली कॉल करेंगे और ब्लड को वापस करेंगे और दूसरा यूनिट आप इश्यू करेंगे। अब इस कंडीशन में हम कहेंगे कि अगर इमरजेंसी कंडीशन है या ये ओल्ड कांसेप्ट है, आउटडेटेड कांसेप्ट है कि अगर सेम ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट वाले डोनर या ब्लड अवेलेबल नहीं है, तो आप ओ नेगेटिव ब्लड आप इसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इन इमरजेंसी सिचुएशन ग्रुप ओ डोनर ब्लड इज यूज्ड एज यूनिवर्सल डोनर वेयर ग्रुप आइडेंटिकल ब्लड इज नॉट अवेलेबल। अगर ब्लड अवेलेबल नहीं है तो आप ओ डोनर से आप ब्लड ले लें और ट्रांसफ्यूज कर लें। This is an outdated concept in major blood banks. Certain donor process in their plasma potent ABO antibodies which are dangerous to the recipient red cells. अब बस जो वो ग्रुप ओ डोनर है इसमें एंटीबॉडीज होंगे और वो हेमोलाइसिन एंटीबॉडीज होंगे और वो बहुत टाइटर इसका बहुत ज्यादा होंगे, कंसंट्रेशन इसका ज्यादा होंगे। These are anti-A and anti-B hemolysin, titer of which is more than 32. इसका टाइटर मोर देन 32 होंगे। तो अगर ये अब सच डोनर आर कॉल्ड डेंजरस डोनर, तो इस टाइप ऑफ डोनर को हम कहेंगे कि ये डेंजरस डोनर है। अब अगर ये ब्लड हम ट्रांसफ्यूज कर ले तो ये जो एंटीबॉडीज है हेमोलाइसिन एंटीबॉडीज डोनर के प्लाज्मा में, तो ये वहां पे रिसेप्ट के आरबीसी पे अटैक करेंगे और सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इसी तरह इमरजेंसी सिचुएशन हो, if group O blood is not to be used as universal donor, it should always be there. If group O blood is to be used as universal donor, अगर इमरजेंसी कंडीशन है और ग्रुप कंपेटेबल ब्लड अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ग्रुप ओ डोनर एज अ यूनिवर्सल डोनर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आप सिर्फ एक सेल को ट्रांसफ्यूज करेंगे, आप होल ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे। Hope you enjoyed the video. Thanks for watching. Bye.